यानी कि फ़लस्तीनी सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वक्त अभी विश्व में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग जिस प्रकार से होता है, सिविलियंस सबसे पहले वो शिकार बन जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा और दुख भरा जो उदाहरण है वो है हिरोशिमा नागासाकी। कोई ऐसा देश नहीं है जो इस वक्त इजराइल के ऊपर इस प्रकार का दबाव डाल सकते हैं कि वो अपना सैनिक जो कार्रवाई है कि उसको रोके। तो मेरे ख्याल से इन कारणों की वजह से ये इस वक्त शायद एयर पावर या एरियल स्ट्राइक होगा। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है आपका। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। फिलिस्तीन हर रोज कई मौतें मर रहा है क्योंकि वहां के बच्चे जिस तरह से मारे जा रहे हैं दवा के अभाव में, और जो कुछ इजराइल उनके साथ कर रहा है, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, उनको बयान करना नामुमकिन है। वो देखकर जो आप महसूस करते हैं उसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। हर रोज ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपके और हमारे लिए ये सिर्फ एक नंबर हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इतने बच्चे फिलिस्तीन में मारे जा चुके हैं, या इतने लोग फिलिस्तीन में मारे जा चुके हैं, या इतने लोग घायल हैं। लेकिन पल भर के लिए आप ये इमेजिन करिए कि वो कभी एक हंसता खेलता पूरा परिवार था। चंद रोज पहले, 10, 12, 13 दिन पहले वो एक हंसता खेलता परिवार था। उन्होंने भी बहुत सारे ख्वाब अपनी आंखों में देखे होंगे। उनके माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए, बच्चों ने अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए। पल भर में वो सब कुछ कैसे तबाह बर्बाद हो गया है। और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, वो सब फिलिस्तीन के साथ खड़े न होकर वो अभी इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं उस वक्त अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो ये 4000 के करीब पहुंच चुका है, और इसमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। 12000 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हवा, पानी, दवा, खाना, सब कुछ बंद किया हुआ है। अब जब से बाइडेन इजराइल गए हैं, उसके बाद से जितना बड़ा सपोर्ट उन्होंने इजराइल को दिया है, उसके उसके अगर कंपैरिजन में फिलिस्तीन के लिए जो उन्होंने कहा है उसको नाकाफी ही कहा जा सकता है। मिस्र राफा क्रॉसिंग के लिए तैयार हो गया है, लेकिन मिस्र ने फिलिस्तीन के शरण देने से यहाँ पर इनकार कर दिया है। यानी कि राफा क्रॉसिंग के जरिए 20 के करीब जो है वो ट्रक्स जाएंगे फिलिस्तीन में लोगों की मदद के लिए। लेकिन शरणार्थियों के, फिलिस्तीन के लोगों को लेने के लिए अभी फिलहाल मना कर दिया गया है रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऋषि सुनाक जो है उन्होंने इजराइल को अपना पूरा समर्थन दिया है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध जो है वो लंबा चलने वाला है। आपको पता होगा अल अहली अस्पताल में जिस तरह से जो ब्लास्ट हुआ, जो रॉकेट दागा गया, और उसको लेकर भी अब पूरी सियासत हो रही है। जहां एक तरफ फिलिस्तीन का ये कहना है और दूसरे तमाम जो इंडिपेंडेंट कुछ चैनल्स हैं जो इसको लेकर अपनी अलग अलग थ्योरी जो है वो रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये हो ही नहीं सकता कि हमास की तरफ से किया गया हो। तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका लगातार ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमास की तरफ से किया गया है, और ये एक तरह से मिस फायर है। और उसके बाद से तमाम आप दुनिया भर में देख रहे हैं कि इसको लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। हालात ये हैं कि बिना एनेस्थीसिया दिए हुए लोगों का ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है, मरीजों का, और ये चूज किया जा रहा है कि किसको दवा की अभी कितनी जरूरत है, कौन ज्यादा जख्मी है, उस हिसाब से दवाएं दी जा रही हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर ये जो पूरी जंग है, फिलहाल जो स्थिति फिलिस्तीन, गाजा और इजराइल के बीच बनी हुई है, ये आगे कहां जा रही है, और आखिर इसका नतीजा क्या होने जा रहा है। सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है। कोई भी, जितनी भी बड़ी ताकतें हैं वो सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं कर रही हैं। तो आखिर ये किस मुहाने पर इजराइल और जो फिलिस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट है वो खड़ी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। जाना माना चेहरा उदय भास्कर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरा सवाल आपसे ये कि फिलहाल जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, यूएई ने हमास को कंडेम किया, और जिस तरह से फिलिस्तीन में जो मौतें हुई हैं उसको लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं जिनको एक उम्मीद की नजर से देखा जाता है, वो लग रहा है कि हर रोज
उम्मीद जो है वो टूट रही है। आप फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं अमेरिका का जो स्टैंड है, यूके का जो स्टैंड है, जर्मनी का, फ्रांस का जो स्टैंड है? लोग तो सड़कों पर हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं वो इजराइल को लेकर तो पूरे ताकत से खड़ी हैं, लेकिन फिलिस्तीन के मामले पर लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रही हैं। आपकी बात सही है। आपने उम्मीद की बात की, और बुशरा जी, जिस प्रकार से अभी अक्टूबर 7 तारीख जब हमास का हमला हुआ था, दहशतगर्दी हमला इसराइल के ऊपर, उसके बाद अभी हम करीब 2 हफ्ते समय पे पहुंच रहे हैं। और पिछले 4-5 दिन जब से इसराइल ने अपना जो रिप्राइजल अटैक की वो बात करते हैं, जब से उन्होंने गाजा के ऊपर अपने एयर पावर और स्ट्राइक किया है, और जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इस वक्त है वहां पे, जिस प्रकार से आपने अभी वर्णन किया है, बच्चे हैं, अस्पताल हमला हुआ है, सिविलियंस अभी वो मिस्र की तरफ जा रहे हैं और वहां पे कोई ह्यूमैनिटेरियन एड की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये सब देखते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो शक्तिशाली देश हैं विश्व के, मान लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 शक्तिशाली देश हैं जिसको परमानेंट 5 कहते हैं, एक प्रकार से ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनका दायित्व है कि जब इस प्रकार का ह्यूमैनिटेरियन घटना हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, कि वो कोई ठोस कदम उठाए। जी जी। तो हकीकत ये है कि विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हो या बाहर के भी बाकी देश जैसे भारत भी है, वो बिल्कुल यानी कि ना कोई ठोस कदम लिया गया है। बायलैटरली देशों ने अपना अपना बयान दिया है, जहां पे उन्होंने कहा कि फलस्तीन के जो सिविलियंस के साथ जो हो रहा है, जितना भी विश्व में चर्चा पहले हुई थी, इस वक्त लगता है कि जो R2P है, राइट टू प्रोटेक्ट, यानी कि फलस्तीनी सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वक्त अभी विश्व में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने जिस प्रकार से सवाल पूछा है, मैं सहमत हूं कि उम्मीद जरूर टूट जाता है, पर यह पहली बार नहीं है बुशरा जी, सॉरी, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा उम्मीद टूट रहा है। क्योंकि जब से आप मान लीजिए दूसरे महायुद्ध के बाद अगर आप समीक्षा करें, एयर पावर का जो प्रयोग हुआ है सिविलियंस के ऊपर, उसका शुरुआत वहां से है। और भारत जैसे कॉलोनीज जो हैं, यहां पे भी, मिस्र में, इराक में, ब्रिटेन ने भी अपना एयर पावर का इस्तेमाल किया था लोगों को दबाने के लिए। तो मेरा एक विश्लेषक होते हुए ये मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग जिस प्रकार से होता है, सिविलियंस सबसे पहले वो शिकार बन जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा और दुख भरा जो उदाहरण है वो है हिरोशिमा नागासाकी, जहां पे जिस प्रकार से एटॉमिक वेपन का प्रयोग किया गया था, वहां किसी ने नहीं सोचा है कि वहां के जो सिविलियंस हैं, जो कि इस जंग में उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे उनका कोई लेना देना नहीं था, पर उनके ऊपर भी इस प्रकार का कदम उठाया गया था। तो इसलिए उम्मीद बार बार टूटा है, और कोई ऐसा रोशनी नहीं है कि इस वक्त गाजा के जो सिविलियंस हैं, जो पीड़ित हैं, कि उनका आगे भविष्य क्या होगा। बुशरा जी। जी जी, उदय जी, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र में जो युद्ध विराम को लेकर जो प्रस्ताव आया था, अमेरिका ने जाहिर सी बात है उसके खिलाफ वोट किया है। रशिया की बात करें और यूके की बात करें तो एब्सटेन रहे हैं। बाकी 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने फेवर में वोट किया है। लेकिन जाहिर सी बात है अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया, और उसके बाद अब सीज फायर के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर सीज फायर के बारे में बात नहीं होती है तो ह्यूमैनिटेरियन जो एड है जो जानी चाहिए गाजा के लोगों के पास, जहां पानी पीने, खाने, दवाओं जैसी चीजों के लिए वो लोग मोहताज हैं, तो आखिर अगला कदम अब क्या होगा? आखिर गाजा के लोग क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो ये हवाई अटैक हो रहे हैं, अभी पूरी सीमाओं पर जो इजराइल की सेना है वो पूरे तरीके से वहां पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है 1 लाख से ज्यादा। तो यानी कि अब वो
जमीनी तौर पर जो है वो हमला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो तैयारियां कर रही हैं। उनको लग रहा है कि हमास को पूरी तरीके से वो निस्त नाबूद कर रहे हैं। लेकिन हमास की आड़ में जो फिलिस्तीन के लोगों के साथ, जो मासूम सिविलियंस के साथ जो हो रहा है, उसके लिए जवाबदेह कौन है? लगता है कोई नहीं। आखिर आगे फिर सीज फायर नहीं तो फिर क्या? आप इस पूरे जंग को कहां जाते हुए देख रहे हैं? इस वक्त तो मैं यही कहूंगा काफी दुख के साथ कि ये और खून खराबा के दिशा में जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा है, कोई ऐसा देश नहीं है जो इस वक्त इजराइल के ऊपर इस प्रकार का दबाव डाल सकते हैं कि वो अपना सैनिक जो कार्रवाई है कि उसको रोके और सीज फायर के लिए वो तैयार हो। ये बात भी सही है कि वो ग्राउंड अटैक की भी बात हो रही है, तैयारियां तो हो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसके दो कारण हैं। एक, हमास जिस प्रकार से उन्होंने वहां पे अपनी तैयारी की है, तो ये एक बहुत जटिल तरीके का अर्बन वॉरफेयर होगा। अगर आप गाजा का जो जगह है उसका कल्पना कर सकते हैं, वो एक प्रकार से काफी छोटा है और उसकी जो डेमोग्राफी है, यानी कि जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ही डेंस है और कई सारे वहां पे जो बिल्डिंग्स भी हैं और नीचे टनल्स भी हैं जो जमीन के नीचे बनाया गया है, यानी कि उसका जो अर्बन आर्किटेक्चर है वो एक प्रकार से 3 डायमेंशनल है। और वहां पे अगर इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस जाएंगे, मान लीजिए उदाहरण के लिए अपने टैंक ले गए या कोई और वहां पे जो मिलिट्री व्हीकल है, वो वहां पे फंस सकते हैं और तरह तरह का वहां हमास की तरफ से और बाकी फलस्तीन लोग जो है वहां पे उनका भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इजराइल भी मेरे ख्याल से सैनिक दृष्टिकोण से जल्दबाजी नहीं करेगा। दूसरा है एक सामरिक या राजनीतिक पहलू, और वो ये कि कई सारे गुटों ने, जैसे मान लीजिए हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर ग्राउंड अटैक होगा, या ईरान ने कहा है कि हम भी फिर इसको ऐसे शामिल होने की हमको भी कुछ कदम उठाने होंगे, यानी कि उन्होंने एक भी चेतावनी या इशारा दिया है। तो ये जो इस वक्त हमास और इजराइल के बीच में जो एक प्रकार का जंग है वो बढ़ सकता है, यानी कि रीजनल एस्केलेशन की बात है। और ईरान को दूर रखने के लिए अमेरिका ने बार बार कहा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, नौसेना और पूरी जो अमेरिका की जो सैनिक क्षमता है वो उस क्षेत्र में तैयार वो भी हैं। ये किसी प्रकार से भी अगर ये एस्केलेट होता है ईरान की वजह से या हिजबुल्लाह की वजह से, या लेबनान भी फिर शामिल हो जाएगा, आप वहां का पूरा फलस्तीन का ज्योग्राफी या भूगोल देखिए, और वहां पे सीरिया है, तो अर्थात ये कि ये जो बायलैटरल है इस वक्त इजराइल हमास के बीच में जो द्विपक्षीय है वो और बढ़ेगा रीजनल तरीके से या क्षेत्रीय रूप में। और जैसे अमेरिका मान लीजिए अपना कोई भी कदम उठाएगा, तो मैं समझता हूं कि मॉस्को के तरफ से भी कुछ जरूर टिप्पणी तो होगा। और अभी अभी बीजिंग में जब पुतिन साहब वहां गए थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एनिवर्सरी के लिए, 10th एनिवर्सरी, उन्होंने भी यहाँ का जो जंग है उसके ऊपर उन्होंने इशारा किया था। तो मेरे ख्याल से इन कारणों की वजह से ये इस वक्त शायद एयर पावर या एरियल स्ट्राइक होगा, और देखना है कि इजराइल अपने आप या जो भी बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात हो रही है जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, मिस्र, इजिप्ट भी शामिल है, वो भी एक प्रकार का संयम लाने की कोशिश में है। पर इस वक्त आज की बात अगर हम करें अक्टूबर 20 तारीख का, मुझे कोई ऐसा रोशनी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है और लगता है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक्स जो है वो जारी रहेंगे। उषा जी जी, और ये ताजुब की बात ये भी है कि आप ये देखिए कि अमेरिकन वॉरशिप्स जो हैं वो इजराइल में वो दवाओं से पहले वहां पर पहुंच रहे हैं। अमेरिका जो कि ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा अलंबरदार बनता है, तमाम दुनिया को वो लेसन देता है, उसके लिए इजराइल में अमेरिकन जो वॉरशिप हैं वो पहुंचाना
ज्यादा जरूरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रादर देन वो फिलिस्तीन में जहां लोग हर रोज मर रहे हैं, बच्चे, मासूम बच्चे, यहाँ तक कि वो बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए, वो माओ की कोख में जो है वो मर रहे हैं, वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन वहां पर हथियार पहुंचाना, सैन्य मदद पहुंचाना, ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा छोटा सा मुल्क जो पहले से ही, गजा की अगर बात करें तो एक खुली जेल की तरह है, और उसमें उनसे लड़ने के लिए या हमास से लड़ने के लिए अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसी बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो इजराइल के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आप इसको, उदय जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं जब बाइडेन रशिया और हमास और ईरान, इन तीनों का कंपैरिजन करें और एक सांस में इन तीनों का नाम लें, तो क्या आपको लग रहा है कि इनडायरेक्टली दरअसल जो अटैक है वो रशिया और ईरान की तरफ है? दरअसल अमेरिका रशिया और ईरान को इस पूरे मामले में ड्रैग करना चाहता है, और एक पूरे, अगर हम वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि दो धड़े जो हैं, जो पहले से ही बटे हुए हैं, अब इस इजराइल और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये धड़े और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो मुद्दा आपने उठाया है, ये एक बुनियादी, मैं कहूँगा कि पहलू है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, और साथ साथ मैं कहूँगा कि राजनीति के बारे में। यानी कि किसी भी देश, मान लीजिए वो कोई सैनिक कार्रवाई करता है, आप ऐतिहासिक रूप से देखिए कि दूसरा महायुद्ध जो हुआ था, उसके बाद जितने भी जंग हुए हैं, एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको हमें मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। और ये हर एक देश के लिए लागू है, अमेरिका के लिए भी है, ब्रिटेन के लिए, फ्रांस, भारत, चीन, जिस देश की भी आप अगर बात करें, तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट काफी अहम है। और अभी अगर हम अमेरिका और बाइडेन साहब की जो पोजीशन है, जो उन्होंने टिप्पणी दी है इजराइल के समर्थन में, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर से इजराइल ने बार बार कहा है, अमेरिका ने बार बार कहा है कि इजराइल उनका एलाय है। उसके अलावा इजराइल की जो जूइश कैरेक्टर है स्टेट का, यानी कि आप देखिए इजराइल जो है एक प्रकार से वो बिल्कुल पाकिस्तान जैसे है। यानी कि बनने से पहले, जैसे हम कहते हैं कि 1947 अगस्त से पहले कोई पाकिस्तान नहीं था, पार्टीशन के बाद ही पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान ने एक अपना चॉइस किया है कि वो इस्लाम के आधारित अपना जो मुल्क है या राष्ट्र है वो बनाएंगे। उसी प्रकार से 1948 से पहले कोई इजराइल नहीं था, इजराइल बना था 1948 के बाद। उससे पहले वो पूरा क्षेत्र को हम केवल फलस्तीन कहते थे, यानी पैलेस्टीन रीजन था वो। ब्रिटेन और पश्चिमी देशों ने अपनी जो दूसरे महायुद्ध जो होलोकॉस्ट हुआ था, जो सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है ह्यूमैनिटी के, या जेनोसाइड माना जाता है, उसका जो प्रायश्चित करने के लिए एक प्रकार से उन्होंने इजराइल को यहां बनाया। एब इनिशियो जिसके कहते हैं, नया एक राष्ट्र बना था, और वो जूइश धर्म के आधारित वो बना था। और जब से इजराइल बना है, मैं बार बार कहता हूं कि इसमें एक बहुत डीपली एम्बेडेड, गहरा एक रिलीजियस डायमेंशन है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। कि अमेरिका के अंदर जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, यानी कि उनके राष्ट्रपति आप देखिए साहब, वुड्रो विल्सन से लेके जब आप बाकी लोगों का एक प्रकार से रिव्यू करेंगे, सब अपने क्रिश्चियन धर्म को बार बार वो दोहराते हैं और कहते हैं कि जैसे बाइबल में कहा है हम उस प्रकार से कहेंगे। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इट्स अ वेरी डीपली क्रिश्चियन स्टेट। और उस वक्त उन्होंने शायद ये एक प्रकार से, मैं प्रायश्चित का शब्द का प्रयोग दोबारा कर रहा हूं, इजराइल को बना के उन्होंने कहा कि हम इजराइल को किसी प्रकार के हमला से हम उसको समर्थन देंगे। और इसका कारण यह भी है कि अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जूइश लॉबी जिसको कहते हैं वो बहुत स्ट्रांग है। अब अमेरिका में देखिए, हालांकि इनकी पॉपुलेशन कम है, परंतु वो पॉलिटिक्स में बहुत ही एक प्रकार का पावरफुल लॉबी है। और उन्होंने अमेरिका की जो पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, उसको काफी प्रभावित किया है। और दूसरी बात है, ये जो क्षेत्रीय माहौल है, जब से वहां पे ऑयल का जो अहमियत है, हाइड्रोकार्बन्स का, ऑयल और गैस, पूरे पश्चिमी एशिया या जिसको मिडल ईस्ट कहते हैं अमेरिका,
उन्होंने ये भी तय कर लिया है सामरिक कारणों के दायरे में कि इतने अरब देश है वहां पे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, साथ साथ आपको देखिए मैप को, इराक, ईरान वगैरह, जहां तेल का भंडार है, कि वहां पे एक वेस्टर्न एलाई को सपोर्ट करना, को समर्थन देना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने इजराइल को इस प्रकार का, मैं कहूंगा कि रोल दिया है, स्ट्रेटेजिक रोल एज एन एलाई। तो इन सब कारणों की वजह से इजराइल और अमेरिका के संबंध बहुत ही गहरा है, जटिल है, उसमें कई पहलू हैं, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, स्ट्रेटेजिक है, एनर्जी है, वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से बाइडेन साहब ने अगर इस वक्त इजराइल का समर्थन दिया, वो एक प्रकार से स्वाभाविक है। जैसे मैं कहूंगा, बार बार पिछले 10 दिन से ये बात हो रही है, हमास का जो अटैक था इजराइल के ऊपर अक्टूबर 7 तारीख को, वो तो बिल्कुल यानी कि कंडेमेबल है, उसको निंदा करना चाहिए। और जो भी उन्होंने किया है, उदाहरण के लिए जो मुंबई में हुआ था 2008 में, जब टेररिस्ट ने मुंबई के ऊपर उस प्रकार का हमला किया था 3-4 दिन के लिए, और लोगों को खुलेआम मार दिया, ताज होटल में, स्टेशन में वगैरह। अगर मान लीजिए उस वक्त कोई भारत से कहता कि पहले आप कश्मीर को हल करिए, इसलिए आपका इस प्रकार का झेलना पड़ा, कोई नहीं उसको सुनने वाला तैयार थे। लोग नाराज हो जाते, गुस्से में आ जाते, और जो भी उस वक्त पॉलिटिकल लीडर थे वो इस प्रकार के प्रश्न सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनका सबसे पहला जो होता है कि क्या रिप्राइजल होगा। और साथ साथ जब भी टेररिज्म का अटैक होता है पूरे विश्व में, भारत ने भी यही कहा है कि दहशतगर्दी को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कोई रूट कॉज वगैरह नहीं है, और ये कंडेमेबल है। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल ट्वीट उन्होंने सबसे पहले कर दिया था, आपको याद होगा। उसी के बाद एनईए का न्यूआंस्ड एक स्टेटमेंट आया था। तो मैं ये सब याद इसलिए कर रहा हूं कि बाइडेन साहब के लिए मेरे ख्याल से कोई विकल्प नहीं था, कोई और विकल्प नहीं था। उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, उनकी जो सामरिक या स्ट्रेटेजिक जो बैकग्राउंड है, उसकी वजह से जो कंपल्शंस की बात हम करते हैं, स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस, ये सब देखते हुए मैं कहूंगा कि उनको इजराइल का समर्थन करना एक प्रकार से और कोई ऑप्शन नहीं था। पर मैं इस बात पे थोड़ा मुझे अफसोस लगता है कि बाइडेन साहब, और आपने जो कहा ह्यूमन राइट्स, अमेरिका जो भी कहता है, वो उसी वक्त एक और स्टेटमेंट भी देते कि इजराइल को संयम रखना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स वगैरह वगैरह उनका पालन करना चाहिए था। पर उसके बावजूद उन्होंने जो स्टेटमेंट कर दिया था अस्पताल के अटैक के बाद, तुरंत उन्होंने कह दिया कि दूसरे टीम ने कर दिया है। ये मुझे लगा कि बड़े पद में जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनको और परिपक्वता के साथ एक बयान या एक स्टेटमेंट करना चाहिए था। वो मैं कहूंगा एक प्रकार का एब्डिकेशन है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 5 शक्तिशाली देश हैं, किसी ने ऐसा परिपक्वता नहीं है। तो ये मैं कहूंगा कि हम विश्व के नागरिक होते हुए, और ये पहली बार नहीं है, ये 9/11 के बाद भी अमेरिका ने इसी प्रकार से एयर पावर के आधारित उन्होंने अफगानिस्तान को बॉम्ब किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वी विल बॉम्ब देम बैक टू द स्टोन एज, वो आपको याद होगा। इराक में हुआ, सीरिया में हुआ। और जटिलता और विडंबना ये भी है कि यही शक्तिशाली देश जब उनके कुछ हित होते हैं या वो सोचते हैं कि अपने हित को बढ़ा रहे हैं, तो वो उन्हीं गुटों को समर्थन भी देते हैं। यानी कि इस्लामिक स्टेट की जब बात होती है, कई जानकारों ने बताया है कि बिहाइंड द सीन्स इस्लामिक स्टेट को समर्थन भी मिला था। तो ये एक बहुत ही मैं कहूंगा कि दुख भरा रियलिटी है, हकीकत है इंटरनेशनल रिलेशंस का आजकल के इस जमाने में। शायद पहले भी ऐसे होता था, और उस वक्त ना ट्विटर था ना टेलीविजन था, तो शायद लोगों को नहीं पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था और कितने लोग मारे गए थे, उसमें कितने बिल्कुल। और उदय जी, आप ये भी देख रहे होंगे कि एक तो पहले से ही ये पूरी स्थिति इतनी विभत्स है, इतनी खतरनाक और इतनी तकलीफ देह है कि इनको आप शब्दों में, अल्फाज में इसको बयान नहीं कर सकते। उसके बाद आप ये देखिए कि पूरा जो वेस्ट का एक प्रोपेगेंडा है, एक जो पूरा नैरेटिव है, वो भी आप देख रहे हैं। जैसे ही अल अहलिया अस्पताल पर वो रॉकेट दागे जाते हैं और वहां पर 500 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, फौरन ट्वीट किया जाता है इजराइल की तरफ से
कि कैसे उन्होंने अटैक किया है और फिर उसको फौरन वो डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो जारी किया जाता है कॉल का, फिर उसके बाद एक और वीडियो जारी किया जाता है, पता चलता है वो वीडियो भी जो है पुराना है। और अब चैनल 4 की तरफ से जो यूके का ही चैनल है उसकी तरफ से एक पूरी तहकीकात की गई है जहां ये बताया गया है कि ये हमास की तरफ से नहीं किया गया है। और इसी तरीके से खुद कहा गया है, फिलिस्तीन की तरफ से भी कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। संयुक्त राष्ट्र में उसने बोला है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो दरअसल इजराइल की तरफ से बोला जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो बाकी जो देश हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इसको फेयर तरीके से देखें कि आखिर ये कैसा हुआ है, वो सीधे तौर पर इजराइल जो कह रहा है उस पर वो यकीन कर रहे हैं। बाइडेन आकर बिना कोई सबूत, बिना कुछ देखे हुए कहते हैं कि ये अदर टीम, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फुटबॉल या क्रिकेट मैच चल रहा था और वो अदर टीम की बात कर रहे हैं। इतना इंसेंसिटिव होकर वो इस तरह की बात करें जहां 500 से ज्यादा लोग जो हैं मारे जाते हैं, सोते हुए लोग, बच्चे मारे जाते हैं, उनमें इस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो एक तरफ ऑलरेडी जो कुछ सिविलियंस के साथ गजा में हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पूरा एक नैरेटिव, जो एक पूरा प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए जो गढ़ा जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान का मीडिया भी शामिल है, जो इजराइल में जा रहे हैं वॉर कवर करने के लिए। वॉर दो देशों के बीच होती है, लेकिन आप ये देखिए कि कवरेज जो है सिर्फ एक तरफा की जा रही है और वहां से सिर्फ इजराइल का नैरेटिव बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कितना जुल्म उस पर हुआ है, लेकिन जुल्म जहां ज्यादा हुआ है उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तरीका है उदय जी, ब्रेन वॉश करने का। जो सिंपैथी जो फिलिस्तीन को मिले वो सिंपैथी फिलिस्तीन तक ना पहुंच पाए, ये इसलिए पूरा एक जो पूरा नाटक है, ये तमाम जो चीजें रची जा रही हैं। साहब देखिए, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ अंतर्राष्ट्रीय मामलों का और सैनिक जो या मिलिट्री स्टडीज का। अभी भी मैं कहूँगा कि मैं केवल स्टूडेंट हूँ। और ये जो इस वक्त गाजा में हो रहा है, ये एक बहुत ही खास और अहम उदाहरण है कि फेक न्यूज़ जिसको बोलते हैं या प्रोपेगेंडा किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है हर एक डायरेक्शन से, चाहे वो इजराइल हो या हमास या उनके जो टीम्स हैं। टीम का शब्द का प्रयोग बाइडेन साहब ने कहा था और मैंने पहले भी कहा कि वो उनकी परिपक्वता का बिल्कुल उदाहरण नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए था। और जैसे आपने सही कहा, ये कोई फुटबॉल मैच नहीं है कि आप दो टीम की बात करें, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, परंतु उन्होंने कह दिया है। पर इस वक्त मैं फिर टीम का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि हमास और इजराइल के अपनी अपनी टीम है जो उनको समर्थन दे रहे हैं। और जैसे आपने कहा, भारत के अंदर भी अचानक कई सारे ऐसे लोग आ गए हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे और अलग अलग तरीके से जो इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। और उनके कुछ कारण अलग है, चाहे समय हो तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग। पर हकीकत यह है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है गाजा इजराइल, हमास इजराइल के बीच में जो हो रहा है, वो उसका एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है। और आपने काफी डिटेल में बताया है कि बीबीसी ने क्या किया है और बाकी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में क्या किया है, और जिस प्रकार से ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, वीडियो चढ़ाते हैं, निकाल देते हैं। पर ये सब जो है, ये जो उथल हो रहा है उसको और बढ़ोतरी देता है। एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से मैंने पिछले 5-6 दिन में यही सोच रहा था कि यदि ट्विटर का प्लेटफॉर्म को बंद ही कर देते, क्योंकि वो कई जानकार कहते हैं कि वो भी एक WMD बन गया है। WMD का जो एक्रोनिम है, हम परमाणु हथियारों के लिए कहते हैं वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। पर अभी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म और भी हैं, ट्विटर केवल एक ही नहीं, और भी प्लेटफॉर्म, इंस्टा भी है, एक प्रकार से वेपन ऑफ मैस डिसरप्शन हो गया है और वेपन ऑफ मैस डिसइंफॉर्मेशन हो गया है। यानी कि एक और प्रकार का WMD है जिससे लोग बहुत ही यानी कि इमोशनली वो चार्ज हो जाते हैं और उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इसकी वजह से वो कंडीशन हो जाते हैं। तो इसके मैं कहूंगा कि बहुत सिनिकल तरीके से ये प्रयोग किया गया है। और आप टेलीविजन माध्यम को अच्छी तरह जानते हैं, आपने कई दशक टेलीविजन में काम किया है। ये जो TRP है और वो जो कहते हैं, वो जो
पागलपन जो बढ़ जाता है, जैसे हमारे देश में रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक जब प्राइम टाइम होता है हर एक चैनल में, बार बार यही हम देखते हैं कि वो लोगों को एक प्रकार से पैशन को स्टोक करते हैं, यानी कि जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उनको और तेज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो न्यूज सच हो या फेक। और बार बार हम यही देखते हैं, ये केवल पहली बार नहीं है, हमने हमारे देश में ही कई बार देखा है, जब डोमेस्टिक कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है। तो ये शायद मैं वापस स्टूडेंट की तरफ जा रहा हूं कि कोई भी अगर इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी स्टडीज की अगर हम समीक्षा करें एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से, हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत ही अहम और खतरनाक एक ये टूल बन गया है, और इसको किस प्रकार से उपयोग करते हैं और इसका क्या नतीजा होगा, ये मैं समझता हूं कि और भी जटिल होगा और भी भयंकर हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं की। अभी केवल हम फेक वीडियो की बात कर रहे हैं कि सीरिया में जो हुआ है लोगों ने उसको यहां जोड़ दिया है और कहा कि ये हुआ है, या कहीं हुआ था इजराइल के 2007 में हमास के साथ या हिजबुल्लाह के साथ, उसको ने कहा कि अभी अभी हो रहा है। ये केवल फेक न्यूज का यूज ऑफ इमेजेस है। उदाहरण के लिए अगर आप कोई भी ऐसे जानकार कई सारे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कोई कहेंगे कि नेतन्याहू साहब ने ये कह दिया है या ईरान के राष्ट्रपति ने कुछ और कह दिया है, और वहां का जो रीजनल इस वक्त स्थिति है उसको एक नकारात्मक तरीके से आप उसको और आग लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं काफी पेसिमिस्टिक हूं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो डायरेक्शन चल रहा है, और हम भी उसमें हैं, भारत ने भी उसमें शामिल है इस वक्त। जैसे अभी ये प्रोग्राम चल ही रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो महोदय हैं भारत के, जो ट्रोल आर्मी जिसको कहते हैं, वो किसी ना किसी दिशा में अपना जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी उसका प्रतिबिंब है। बिल्कुल। इजराइल के सपोर्ट में रैलियां निकाली जा रही हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं, आरतियां की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि इजराइल हम तुम्हारे साथ हैं और वी स्टैंड विद इजराइल। ये ट्रेंड बाकायदा तौर पर ट्विटर पर कराया गया। तमाम जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वहां पर जिस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मैं उन्हें खतरनाक तो बोलूंगी ही, लेकिन उससे ज्यादा वो हास्यास्पद हैं कि इतने सेंसिटिव इशू पर किस तरह के घटिया प्रोग्रामिंग और किस तरह के जो थंबनेल, जो एक टेक्निकल वर्ड है, जिस तरह जो टाइटल आप देते हैं, वो किस तरह के टाइटल जो है वो दिए जा रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी को हाथ में गन लेकर खड़ा किया जाता है और ये कहा जा रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से सेना भेज रहे हैं, और इस तरह की तमाम तरह की चीजें जिसका फायदा उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले इलेक्शन में भी लोकल जो पॉलिटिक्स है, नेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें भी हो सकता है। इस तरह से एक जो पूरा नैरेटिव है वो गढ़ा जा रहा है तमाम चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर भी, जो राइट विंगर्स हैं, जो हिंदुत्ववादी हैं, उनकी तरफ से। लेकिन मैं दूसरी खबर पे यहाँ पर आऊंगी। एक पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, टोरंटो में रहते हैं, एंड्रयू मोथ्रोथी, हो सकता है उनका नाम लास्ट नेम गलत प्रोनाउंस कर रही हूं। उन्होंने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल उन्होंने बताया है। उन्होंने बहुत एक सख्त लेख अल जजीरा में लिखा है, बहुत डिटेल में वो पूरा लेख है, लेकिन मैं उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर रखना चाहूंगी कि जो उन्होंने वहां कहा है। उन्होंने कहा है कि जीवन रक्षक जो दवाएं हैं, पानी, फ्यूल, बिजली, ये वहां के लोगों की रोकी जा रही है। फिलिस्तीनियों को भूखा मारने पर उतारू किया जा रहा है, यानी कि उनको भूखा मारा जा रहा है, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई थी जहां पर खून में सनी हुई ब्रेड थी, उसको साफ करके वहां बच्चे खाते हुए नजर आ रहे थे। अमेरिकी हथियारों से कारपेट बमबारी की जा रही है, सफेद फास्फोरस का से हमले किए जा रहे हैं जो कि प्रतिबंधित है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति जताई गई। लाखों फिलिस्तीनी गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम में बंधक है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिलिस्तीनियों को जानवर बताया जा रहा है, ये खुद इजराइल की तरफ से कहा गया था, ह्यूमन एनिमल्स, और बाइडेन इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि वो युद्ध अपराधी नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। ये उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। उदय जी, कैसे देखें इसको? वॉर क्रिमिनल उन्होंने नेतन्याहू को बोला है और कहा है कि अगर बाइडेन उनके साथ खड़े हैं तो वो भी उसके लिए इतने ही जिम्मेदार हैं। और यहाँ पर एक और बात करना बेहद जरूरी है कि
हम ये देख रहे हैं कि ये जो तमाम जो कंट्री जो इजराइल के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, इजराइल के पास जा रहे हैं, इजराइल विजिट कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन जाने की कोई हिमाकत नहीं कर रहा है। फिलिस्तीन नहीं जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं। हालांकि दोनों देशों में जंग है, तो इससे साफ पता चलता है कि क्या स्टैंड है उन देशों का। लेकिन वहां की जो जनता है, तमाम तरह की बातें सरकार के कहने के बावजूद भी हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं हर रोज, अमेरिका में, यूके में, स्कॉटलैंड में, तमाम ममालिक में। तो वो जनता का सपोर्ट, जो सिंपैथी है, वो भी फिलिस्तीन को बहुत बड़ी तादाद में मिल रही है, इसको नहीं भूलना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस पूरे पर्सपेक्टिव को भी? मैं इस पर्सपेक्टिव को इस तरफ से, आपने सवाल पूछा है तो मैं सोच ही रहा हूं कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है। मैं यही कहूंगा कि इतना जो इस वक्त अंधेरा है, खून खराबा है, इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ है, शायद इसमें अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है, जो कहते हैं कि इन दिस वेरी डार्क क्लाउड, जो हल्का सा सिल्वर लाइनिंग यही है कि अभी भी हमारे पूरे दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जो अपने आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, कुछ सिद्धांतों के लिए, कुछ ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज के लिए। और जो आपने जिक्र किया है कि इस वक्त विश्व में कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और चर्चा भी हो रहा है, ये मेरे लिए एक सकारात्मक हल्का सा पहलू है कि जिन देशों में डेमोक्रेसी का पालन हो रहा है सही तरीके से, जो नागरिक अपने मानवता को नहीं भूल गए हैं, वो खड़े होके, अमेरिका एक खास उदाहरण है। हालांकि अभी हमने बाइडेन साहब के बारे में इतनी बात की, आपने कहा कि बाइडेन साहब को हम वॉर क्रिमिनल घोषित करने के लिए लोग तैयार हैं वगैरह वगैरह, पर उसी अमेरिका में ऐसे भी आवाजें उठाए जा रहे हैं, और वो मुसलमानों की नहीं है, अरब लोगों की नहीं है, अमेरिका के व्हाइट क्रिश्चियन अमेरिकन्स और जूज दोनों शामिल है वहां पे, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमनिज्म जिसको हम कहते हैं, उस इंपल्स को आगे बढ़ाते हुए, उसके लिए वो अपने आवाज उठाते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इतने सालों से फलस्तीन के साथ जो भी हुआ है, इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा भूमिका है। मैं उस उम्र का हूं, अभी मैं 80 के करीब जा रहा हूं, तो मुझे याद है कि हमारे समय पे एक प्रोफेसर चॉम्स्की होते थे, नोआम चॉम्स्की। वो बड़े मशहूर प्रोफेसर है, पूरे विश्व में माने जाते हैं, वो खुद जू है। और जब हम उनको पढ़ते थे, हम उनको सुनते थे, कभी रेडियो पे, कभी उस जमाने में टीवी नहीं था, तो किसी एक लेक्चर का मान लीजिए लोग हमको भेजते थे, और बार बार जब मिस्र की बात होती थी, वो कहते थे कि ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा जुल्म है, ये है डेमोक्रेसी का प्रतिबिंब, यानी कि रिफ्लेक्शन है। वो अभी भी है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है। ये दूसरी बात है कि अभी आप तो माहिर एंकर हैं, आपने कई साल भारत के बड़े बड़े चैनल्स में आपने काम किया है, तो आपको पता है कि इस वक्त जो प्रिंसिपल मीडिया हाउसेस हैं पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, गोदी मीडिया का जो शब्दकोश का प्रयोग होता है वो अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, बाकी देशों में भी है। लोकतांत्रिक देशों की मैं बात कर रहा हूं। अगर चीन की गोदी मीडिया है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, चीन तो अथॉरिटेरियन स्टेट है। तो मीडिया का भी एक खास भूमिका है कि हमारे जो आम नागरिकों को कई सारे ऐसे चीज जो है बताए नहीं जाते हैं। और ये बात दोनों सच है कि हमास का जो अटैक था अक्टूबर 7 का, उसका ठोस निंदा करना चाहिए। किसी प्रकार का आप टेररिज्म को अपनाते हुए अपना पॉलिटिकल एजेंडा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से इसमें दो राय मेरे तरफ, मेरे व्यू में नहीं। पर साथ साथ इस्राएल ने जो किया है फलस्तीन के साथ पिछले 70 साल के लिए, 48 से लेके आज तक 75 ईयर्स हो गए हैं, उसमें सब शामिल है, सब गुनाहगार है कि हमने उस वक्त पूरा विश्व का, उसमें मैं यही कहूंगा कि भारत का आवाज अलग था। बार बार इस वक्त लोग कहते हैं कि ये नेहरूवियन है, ये आइडियलिज्म है, परंतु भारत ने अपना आवाज उठाया था फलस्तीन के लिए। अभी भी नेहरू से लेके मोदी तक सरकार के तरफ से हम यही कहते हैं कि इट शुड बी डेल्ट विथ इन इक्विटेबल वे एंड टू स्टेट सोल्यूशन वगैरह हमको आगे बढ़ाना चाहिए। तो फलस्तीन जो है एक प्रकार से एक हिस्टोरिक, मैं कहूंगा कि ब्लंडर है, एक पॉलिसी एरर था, और हर एक साल बढ़ता बढ़ता गया, तो भी वहां डेमोग्राफी भी बदल गया है,
और हमास उसका एक प्रतिबिंब है। और जो हमने पहले बात किया है, ये भी एक हकीकत है कि नेतन्याहू साहब ने खुद हमास को समर्थन दिया था। अपने पॉलिटिक्स को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फलस्तीन के अंदर जो बाकी गुट थे, जो पीएलओ के साथ जुड़े हुए थे, फतह था, और हमास के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे थे, कहा जाता है, जानकारों ने, इजरायली जानकारों ने कहा है कि नेतन्याहू साहब की सरकार ने उसको दबाया है। और ये भी लास्ट में मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि इजराइल के अंदर कई सारे ऐसे लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने किया है वो गलत है और नेतन्याहू को जाना चाहिए। ये भी जो माहौल है उसका खूबी करना चाहिए। उस देश में हो रहा है, पर ये भी अपनी बात है कि हमारे देश में तो उस, मैं कहूंगा कि दृढ़ता के साथ नहीं हो रहा है। और ये मेरे लिए एक इंडियन होते हुए दुख की बात है। बिल्कुल। और बाइडेन जो है वो कह रहे हैं कि ये इजराइल के लिए होलोकॉस्ट जैसा है। वो 9/11 से ज्यादा खतरनाक इसको बताते हैं कि जितना छोटा कंट्री है इजराइल, अगर उसके लिहाज से देखें तो ये 9/11 से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिलिस्तीन के लिए कोई ऐसे लफ्ज नहीं है। होलोकॉस्ट अगर इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल के लिए, लेकिन फिलिस्तीन के लिए कोई ऐसी शब्दावली नहीं है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा हो। खुद फिलिस्तीनी ही नकबा का इस्तेमाल करते हैं। नकबा का मतलब पता ही है कि किस तरह से लोगों को जो विस्थापित जो किया जाता है उनकी जमीन से, और जो 1948 के बाद इस वर्ड का इस्तेमाल जो है वो अरब देशों में किया जाता है फिलिस्तीन के लिए, नकबा। लेकिन शायद जो बाइडेन की डिक्शनरी में फिलिस्तीन के लिए कोई ऐसा लफ्ज नहीं है। और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वहां पर जो कुछ हो रहा है, जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इस तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन जो बात वो फिलिस्तीन के लिए कह रहे हैं वो पूरी तरीके से नाकाफी है। और जो जिस तरह से मजबूती से वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं उसको भी दुनिया फिलहाल देख रही है। और दुनिया ये भी देख रही है कि अरब कंट्रीज भी किस तरह से सिर्फ लफ्जी जमा खर्ची कर रहे हैं, सिर्फ लफ्जी तौर पर इस सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। लेकिन एक्शन की अगर हम बात करें तो एक्शन फिलहाल अरब कंट्रीज का भी फिलिस्तीन के लिए नजर नहीं आता है। और यही सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। ऐसा लग रहा है कि इस पूरी जो ये लड़ाई है उसमें फिलिस्तीन फिलहाल अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लोग उनके साथ हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो ताकतें जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो अपने आप को जिम्मेदार मानती हैं, जो जिस तरह से अपनी बातों को कहती हैं, उनको लगता है कि उनकी बातों की वो अहमियत है, वो तमाम ताकतें फिलहाल फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। ये बहुत अफसोस की बात है। देखना ये होगा कि तमाम चीजें किस तरफ आगे बढ़ती हैं। लग रहा है कि आगे खतरा और ज्यादा है। बहुत शुक्रिया उदय जी, उदय सर, आपका मेरे साथ जुड़ने